डिफरेंट केसेज एसएचएम के कल करा दिए गए थे बेटा, कुछ पॉइंट्स और हैं देख लीजिए जब तक। आपने कल लास्ट में किया था एसएचएम आप स्मॉल बॉल इन किसमें हेमिस्फेरिकल बाउल किया था ना, एक पॉइंट इसमें और कर लो, ठीक है। लास्ट कर लीजिए एसएचएम ऑफ पिस्टन इन ए सिलेंडर। एसएचएम ऑफ पिस्टन इन ए सिलेंडर, ठीक, एसएचएम ऑफ पिस्टन इन ए सिलेंडर। लिखो होता गया, अगर कोई बेटा सिलेंडर है उसमें गैस फील्ड है, अगर पिस्टन को आप कंप्रेस करके छोड़ेंगे सिचुएशन में कहा गया है, मान लो एक्वेरियम में क्या है बेटा, एक्वेरियम में है और एक्वेरियम कंडीशन में गैस जो आपका फील्ड है इस कंटेनर में लेंथ जो है आपका वो ऐसे ठीक ऐसे लगेगा गैस को आपने भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या जो आपका प्रेशर है सिलेंडर के अंदर पी है, एरिया जो पिस्टन का है एरिया आपका पिस्टन सब कह लेते हैं, ये पिस्टन का एरिया जो पूरा दिया गया है मोरेबल एरिया आपको ए दिया गया है, पिस्टन का जो एरिया है वो कितना उनका ए दिया गया है। तो आपको फाइंड करना है कि अगर इसको कंप्रेस करके मान लो एक्वेरियम कंडीशन में एच उसमें क्या लेंथ है आपका किस गैस का हाइट एच तक भरा गया है, ये इससे सिचुएशन एक्वेरिया का है। अगर पिस्टन को थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो अंदर गैस का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जैसे ही आप इसको कंप्रेस करके छोड़ेंगे मान लो थोड़ा तो नीचे प्रेशर बढ़ गया है, बढ़ के वो ऊपर की तरफ करेगा, मूव करेगा। यहाँ पे बात करते हैं रास्ते के करेगा यही रुकेगा नहीं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, अप एंड डाउन आपका करेगा। ये जो पिस्टन आपका रखा गया है जो बॉडी ब्लॉक वो अप एंड डाउन उसमें मूवमेंट करता है, उसका मोशन एसएचएम कहलाता है। क्या कहलाएगा, एसएचएम कहलाएगा। तो पूछा तो उसका टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो जैसे कल आपको कई कंडीशन अलग अलग बताएगा, तो यूट्यूब में अगर लिक्विड भरा गया है तो क्या होगा, स्प्रिंग से कनेक्टेड ब्लॉक है तो क्या होगा, सीरीज में है पैरेलल में है, या कोई सिलेंडर लिक्विड में डिप किया गया तब क्या होगा। तो डिफरेंट केसेस कल कराए गए थे, तो एक केस इसमें है तो पॉइंट इसलिए है आपने डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ जो टाइम पीरियड आपका होगा ऑसिलेशन का पिस्टन का, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी की वैल्यू है, देखो मास पिस्टन का आपको एम में दिया गया है, मास आपका पिस्टन कितना एम है, हाइट आपका जो उसमें है वो एच है, और एरिया आपका सेक्शन ए है, प्रेशर जो लिक्विड कॉलम के है उस पिस्टन के यानी सिलेंडर के अंदर वो पी है, तो यह पी है क्या पास लिख लीजिएगा। यम क्या हो गया बेटा, मास ऑफ सिलेंडर या मास ऑफ पिस्टन, सिलेंडर मास ऑफ पिस्टन, बी प्रेशर ऑफ गैस, ठीक, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। यम जो है मास ऑफ
लेंथ है उसकी हाइट है। एच हाइट ऑफ द गैस इन सिलेंडर या हाइट कह लीजिए, मिलेगा। इसके बेस पे डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा कि अगर कोई भी आपका क्या है गैस फिल की गई है तो उस केस में वहाँ पे अगर आप उससे क्या कर रहे हैं तो कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक, आप लोग बता दो, मैं बताया था यूट्यूब में अगर किसी लिक्विड को फिल किया गया है एच हाइट तक, टोटल लेंथ आपने 2L लिया था, अगर उसे एक साइड से कंप्रेस करके छोड़ देते थे तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बना था। किसी यूट्यूब के लिए अगर आप क्या करते थे, ठीक है, छोड़ देते थे उसे कंप्रेस करके, तो उस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था। आया था ना दोनों लोग कल, क्या होगा बेटा। हाँ बेटा, क्या कह रहे फिर से बोलो। L/2G और एच के टर्म में क्या लिखा था, H/G। अगर मान लो एक इक्विलिब्रियम में जो हाइट है लिक्विड कॉलम की वो एच है, ठीक है, टोटल दोनों लिंब की लेंथ जो है लिक्विड कॉलम की वो L था, L=2H आपने कंडीशन लिखा था, तो उसको अगर कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड आपने लिखा था, टाइम पीरियड का जो फार्मूला आया था T=2π√L/2G करो या H/, कितना 2 वहाँ पे G कर लेते हैं, क्योंकि L की वैल्यू 2 क्या होगा 2H के बराबर, तो 2 कट जाता है तो H/G आ जाता है। H वहाँ पे टोटल लेंथ है लिक्विड कॉलम की, ऐसा नहीं जितना आपने कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया उसकी लेंथ नहीं, टोटल लेंथ आपने लिक्विड कॉलम होता है। कर लेंगे, ये चीज़ आपकी कल हो गई थी बेटा, आगे लिखिएगा। तो यहाँ से मेनली जो पूछे जाने हैं वाले हैं वो मोस्ट ऑफ चीज़ें कल आपकी हो गई थी। ठीक, अब कंडीशन क्या होता है, बोला जाता है अगर एक यथ में एक टनल बना दिया जाए बेटा, क्या कर दें, अगर यथ के अंदर एक टनल बना दिया जाए और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, यथ के अक्रॉस एक टनल बना दिया जाए, ग्रेविटी वाले पार्ट में भी पढ़ा था आपने, टनल बना के किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसमें फ्री कर दिया जाए मोशन के लिए, तो बोला जाता है उसका मोशन कैसा होगा। अगर आपको एक टनल या के क्रॉस बना दिया जाए तो उस कंडीशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देते तो उसका मोशन कैसा होगा। जैसे ये लो, आपका हमने यहाँ पे टनल दिया, टनल का मतलब क्या होगा, थोड़ा ठीक ऐसा टनल बनाया जबकि इसके जैसे निकल क्या कर जाता है इसको क्रॉस करता है। हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ेंगे, अब चाहे सेंटर से पास हो चाहे साइड से पास हो, दोनों की अपनी जरूरत है। ठीक, तो अगर यहाँ से क्या करेंगे, आप किसी ऑब्जेक्ट या मास का कोई ऑब्जेक्ट है इसे फ्री करने के लिए ये नीचे की तरफ आएगा, एमजी इधर रहेगा, एमजी हमारा इधर रहेगा, एमजी एक आपको रिटर्न इधर से थीटा है, इसका कंपोनेंट आएगा एमजी कॉस थीटा। इस एमजी कॉस थीटा का ऐसे ही नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, जैसे जैसे मूव करेगा बेटा, हमारे यहाँ पहुँचा, यहाँ से जो थीटा होगा जो सेंटर से मिलाते हैं इस समय थीटा ये बना है। ठीक, एमजी हमें हमेशा टूवर्ड सेंटर होता है, एमजी जो होता है हमेशा भी नहीं होता, टूवर्ड सेंटर आता है। ठीक, तो उस एमजी का अगर यहाँ पेमेंट से बना तो इसका कंपोनेंट है एमजी कॉस थीटा, इसकी वजह से नीचे है। सपोज जब किसी स्टेट पर आके यहाँ पहुँचा, जब यहाँ पहुँचेगा तो अगर आप देखोगे अब ये थीटा जो था पहले के समय में थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा, और जब थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक, तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे एमजी कॉस थीटा वैल्यू हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी होती जाएगी। और जब ये इधर सेंटर के पैनल पहुँच जाएगा यहाँ पहुँचेगा तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा, थीटा 90 तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो उस केस में आपका जो फोर्स लग रहा था वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पहुँचने के बाद अगर रुकेगा नहीं, कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, जैसे नीचे की तरफ आएगा तो 5 सेंटर होगा, तो फिर सिचुएशन वही ऊपर वाली होगी, आपकी वाली ऊपर की तरफ रहेगा एमजी, और इसकी वजह से एमजी कॉस थीटा कहाँ ऊपर की तरफ रहेगा, और ये एमजी कॉस थीटा फिर से एमजी कॉस थीटा फिर इसे ऊपर की तरफ ले जाएगा। ये अप एंड डाउन क्या करता है, मतलब अगर यर्थ के अक्रॉस कोई टनल फॉर्म कर दिया जाए और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या करिए, ड्रॉप कर दीजिए,
अगर एर्थ के अक्रॉस कोई टनल फॉर्म किया जाए उसमें क्या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, उसका मोशन जो होता है वो SHM होता है। कैसा होगा बेटा? SHM होगा। ठीक, तो पूछा जाता है उस केस में टाइम पीरियड की जो वैल्यू आती है T=2π/RE/G के बराबर होता है, और वहाँ जो टाइम आता है 84.6 मिनट के बराबर आता है, या 5026 सेकेंड आपको उसमें बताया गया था ग्रेविटी वाले टिप। ठीक, तो लिख लीजिएगा, पॉइंट लिखेंगे SHM ऑफ बॉडी, SHM ऑफ ए बॉडी इन ए टनल डग अराउंड डग, जो टनल बनाया गया है डग अराउंड एनी कार्ड ऑफ एर्थ, एनी डग अराउंड एनी कार्ड ऑफ एर्थ, मतलब एर्थ से किसी कार्ड के क्या टनल बना दिया जाए, उसमें टाइम पीरियड का क्या रिलेशन मिलेगा। डायग्राम छोटा सा भी बना लो जिसे याद है। हो गया? देखिए T=, टाइम पीरियड से निकाल सकता है, यहाँ पर टाइम पीरियड रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस कितना ले लें आ रही, टाइम पीरियड T=2π RE/G। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक, अगर वैल्यू हम लोग रखते हैं इसके वैल्यू T की वैल्यू 5026 सेकेंड या 34.6 मिनट के बराबर आता है, या अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आवर ले लेते हैं। ठीक, तो मतलब अगर एक टनल फॉर्म कर दिया जाए बेटा, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको ही छोड़ दिया जाए तो आप एक घंटे इतना सॉरी 34.6 मिनट के बाद लौट के फिर यही आएंगे, नीचे तक फिर लौट के आएंगे, यानी फ्री का झूला एक बार सुन बना और दूसरी बार झूला। ठीक, उस कंडीशन में इतने टाइम के बाद कैसे होगा पर्सन जो भी फ्री होगी वो वापस लौट के आएगा। कितने टाइम के बाद? 84.6 मिनट के बाद, या मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.4 आवर है। ठीक, फ्री के हिसाब का होते हैं, फ्री टाइम इंटरवल के बाद वो बार बार रिपीट करेगा, और मोशन जो होगा उसका SHM होता है। मोशन कैसा होगा? SHM होगा। ठीक, नेक्स्ट नहीं करेंगे टार्सियोनल पेंडुलम, टार्सियोनल पेंडुलम TORSIONAL, टार्सियोनल पेंडुलम। टार्सियोनल पेंडुलम, देखो टार्सियोनल में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी स्ट्रिंग से आप कनेक्ट कर दीजिए और उसे फिर रोटेट करिए, यानी कि क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब घुमाएंगे ना तो जो स्ट्रिंग है, धागा है, रस्सी है, जो भी लिया आपने, उसमें टेंशन डेवलप, क्या ट्विस्ट डेवलप, टेंशन ना का वहाँ पर ट्विस्ट बोला जाता है, तनाव, यानी कि ऐठन, क्या होगा, ऐठन डेवलप होगा।
और जैसे मान लो इसको हमने धागे से बांध दिया, धागे से बांध के इसको अगर नचाएंगे बेटा और इसको फिर छोड़ देंगे तो फिर से क्या करेगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की उसकी टेंडेंसी होती है। दोबारा वो रिटर्न में क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन आने की क्या होती है, उसकी टेंडेंसी होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो कपल डेवलप होगा, ठीक, वो उसे रोटेट करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन की तरफ क्या करेगा, रोटेट। अगर स्ट्रिंग की लेंथ यल है, मान लो वहाँ पे जो कपल आपने यानी कि क्या हुआ डेवलप हो रहा है वो सी है, ठीक। तो ट्विस्टिंग जो कपल आपने डेवलप किया वो क्या है, आपका सी है। पूरा होता है टाइम पीरियड की जो वैल्यू तो T=2π√L/, यहाँ पे जैसे वहाँ पे ए या जी लेते थे ना, तो यहाँ पे वही सी ले लेते थे, ठीक। तो लिख लीजिएगा उसी को टार्सियोनल सी को हम लोग टार्सियोनल कांस्टेंट भी कह देते हैं, ठीक। बोलें ऐसे डायग्राम में दिखा दो। सपोज है इनिशियली, ठीक है, जो भी पोजीशन इसकी डिस्क की थी उसको हम लोगों ने रोटेट किया, ठीक। लेंथ इसका ले रहे हैं, ये डिस्क जो है, ठीक, पहले मान लो इसका पोजीशन यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों ने इसको ऐसे घुमाया, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इसे क्या किया, रोटेट किया। जो भी डिस्क है उसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर रोटेट किया। सपोज दैट यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा है उसमें एंगल जो रोटेशन बना वो थीटा है, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए यही हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इस पोजीशन तक इसको रोटेट किया। जब रोटेट करोगे उस केस में आपका वहाँ पे क्या जो स्ट्रिंग है जिससे बांधा गया उसमें कितना ना होगा, ट्विस्ट एटन डेवलप होगा, ठीक। और जैसे आप फ्री करेंगे फिर से वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की टेंडेंसी होती है, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन पर आके रुकेगा नहीं, फिर और घूम जाएगा, फिर ऐसे टू एंड फ्रो इस तरह से क्या करेगा, वो मूवमेंट करता है। उस केस में जो टाइम पीरियड आपका होता है, जो आपका क्या होगा टाइम पीरियड T=2π√I/C के बराबर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से दिखाएंगे लेंथ आपका यह है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो है घूम रहा है, यहाँ टाइम पीरियड T=2π√I/C, आई मोमेंट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सी जो आपका होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट टार्सियोनल कांस्टेंट इसे कह देते हैं। तो सी जो होता है उसी को टार्सियोनल कांस्टेंट कहते हैं। पहले लिख लो, तो ऐसे टार्सियोनल कांस्टेंट TORSIONAL टार्सियोनल कांस्टेंट जो सी होता है, ठीक है। और ये जो टार्सियोनल कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू जो जिस मटेरियल का आपका स्ट्रिंग या धागा या रस्सी बनी हुई है उसकी क्या कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी यानी ईटा पे डिपेंड करेगा, उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पे। जैसे अगर लेंथ कम है तो उसको रोटेट करना घुमाना क्या मुश्किल होता है, लेंथ ज़्यादा होता है तो रोटेट करना क्या होगा, आसान होगा। दूसरा रेडियस अगर ज़्यादा होगा तो उसको ऐंठना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो रेडियस कम होगा तो ऐंठना क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ पे टार्सियोनल कांस्टेंट जो सी की वैल्यू आती है वो आर पे, ईटा पे और यल पे डिपेंड करता है। अगर रिलेशन नीचे लिख लीजिएगा वैसे क्या टार्सियोनल कांस्टेंट और नीचे लिख लो C=π η/4 होता है। सी की वैल्यू π तो ऐसा दिया रहता है टार्सियोनल कांस्टेंट, और अगर वैल्यू नहीं है तो ये फैक्टर पे डिपेंड करेगा। रिजिडिटी जितनी ज़्यादा होगी आपकी मटेरियल की आपकी रिजिडिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। आर जो आपका रेडियस है जितना ज़्यादा उसके पावर हो जाएगी, थोड़ा सा रेडियस बहुत लार्ज आपको क्या होगा, सी की वैल्यू चाहिए। एल की वैल्यू बढ़ाओगे तो सी की वैल्यू क्या करेगा, आसानी से बढ़ाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ से दिखा लेते हैं। और टाइम पीरियड हो गया T=2π√I/C, ठीक। आई यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान रखना है। आई जो है वो क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो उसके बेस पर हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा।
एक सुन लीजिए, जो ऑसिलेशंस आपके होते हैं एक बेटा फ्री ऑसिलेशन होता है। एक क्या होता है आपका फ्री ऑसिलेशन होता है। दूसरा आपका डैम्ड ऑसिलेशन होता है। तीसरा फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है। चौथा मेंटेन्ड ऑसिलेशन होता है। अगर किसी बॉडी में ऑसिलेशन हो रहे हैं उसके अलग अलग कैटेगरी होते हैं, डिपेंड करता है मटेरियल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप का फ्री ऑसिलेशन का मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, अगर ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट बना हुआ है। कांस्टेंट तभी तक बना रहेगा जब तक बाहर से एनर्जी ना तो दे रहे हैं ना तो एनर्जी क्या हो रही लॉस हो रही है इसकी। वो कांस्टेंट है तो उस कंडीशन का एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो ऑलवेज फिक्स रहता है। तो ऐसे ऑसिलेशन कहा जाता है फ्री ऑसिलेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेट हो रहे हैं बट उसके किसमें जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही है, यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो ऐसे ऑसिलेशन को नाम देते हैं फ्री ऑसिलेशन। ठीक, सुन लीजिए ऐसे। दूसरा डैम्ड होता है। डैम्ड का मतलब होता है एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि हम लोग जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑसिलेट करते हैं, जैसे मान लो एक पत्थर को आपने स्ट्रिंग से बांध लीजिए। अब स्ट्रिंग से बांध के किसी स्टोन को अगर अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ो तो टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट करेगा ना। तो जो टू एंड फ्रो मोशन होता है क्या वो कंटिन्यू रहता है या वो धीरे धीरे रुकने लगता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है। स्लो क्यों हो रहा है? ड्यू टू एयर फ्रिक्शन एंड जहाँ से उसको हमने हैंग किया है वहाँ से भी कुछ फ्रिक्शन एंड अपोजिशन डेवलप होगा। तो जो नेट अपोजिशन डेवलप होता है उसकी वजह से एनर्जी की कुछ लॉस होती है, और उस एनर्जी की लॉस होने की वजह से धीरे धीरे हमारा क्या होता है एम्पलीट्यूड की वैल्यू घटती जाती है। धीरे धीरे जो एम्पलीट्यूड आपका होता है वो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड घटता रहता है। तो ऐसे जो ऑसिलेशन है जहाँ पे वैल्यू घटती आ रही है उसे हम लोग डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। क्या? अगर इसे डायग्राम थोड़ा सा आपको समझा दें। तो जब हम लोग फ्री ऑसिलेशन कहेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिमेंस सेम होगा। रीजन क्या है? ड्यू टू नो एनर्जी विल बी लॉस, क्योंकि कोई भी एनर्जी का आपका लॉस नहीं होता है, इसलिए उस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट रहता है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट होती है। फ्री ऑसिलेशन हम बात कर रहे हैं। फ्री ऑसिलेशन की जब बात करोगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल रिमेन कंजर्व्ड। टाइम के साथ हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट देना है मतलब यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होती। अगर ऐसा कोई क्या स्पेस आपका क्या क्रिएट किया है जहाँ पे कोई भी अपोजिशन फैक्टर काम ना करा, लेकिन उस केस में जितने से एक बार ऑसिलेट करके छोड़ देंगे उसी ऑसिलेशन से कंटिन्यूसली उससे एम्पलीट्यूड या कह लो उसी एनर्जी से बॉडी आपकी ऑसिलेट करती रहेगी। तो ऐसे वाले को हम लोग कह देते हैं फ्री ऑसिलेशन। जब फ्री ऑसिलेशन आपका होता है बेटा ना तो उसके एम्पलीट्यूड में कोई चीज़ें जाएंगी, ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना उसकी एनर्जी में कोई लॉस होगा। यानी कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड विल रिमेन्स कांस्टेंट। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सारी चीज़ें क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक, तो उसे हम लोग कह लेते हैं फ्री ऑसिलेशन। क्या नाम लेने से? फ्री ऑसिलेशन कह लेते हैं। अब जब डैम्ड की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डैम्ड की बात करते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है उस फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे एनर्जी का हमारा लॉस होता रहता है, और जब एनर्जी का लॉस होगा बेटा तो एम्पलीट्यूड वगैरह क्या करते हैं? डिक्रीज करेंगे। एनर्जी लॉस डैम्ड की बात करते हैं। डैम्ड ऑसिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने आप घर में जाइएगा या कभी हो सकता है पहले आप ये कर चुके हो, अगर किसी स्टील वाटर में एक पत्थर फेंक दीजिए, वहाँ से क्या लहरें निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं। वो जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे क्या होती है? घटती जाती है। ठीक, यही कंडीशन आपका होता है किसी स्ट्रिंग को एक जगह दो साइड से अगर क्या हिंज कर दीजिए, पिच कर दीजिए, ठीक है, और भी एक साइड में हिट कर दो ऐसे, जहाँ पे हिट करेंगे वहाँ वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जैसे जैसे उधर जाएगा धीरे धीरे घटता जाता है। रीजन क्या है? यहाँ पे एनर्जी वगैरह हमारी लॉस होती जाती है, आइडियल कंडीशन नहीं होता है, तो इसलिए आपका वहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। और डिक्रीजमेंट का रीजन है लॉस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट क्या? अपोजिंग फैक्टर। अपोजिंग फैक्टर फ्रिक्शन हो सकता है या फ्रिक्शन हो सकता है जो भी है,
इस तरह से क्या होता है, डिक्रीज में जा रहा है। ऐसे हम लोग कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे आप? डैम्ड ऑसिलेशन। जब डैम्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी वगैरह हमारा लॉस होता जाता है। एनर्जी वगैरह क्या होता है, आपका लॉस होता जाता है। ठीक। तीसरा होता है फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन बेटा हम लोग उन ऑसिलेशन को कहते हैं जहाँ पे ऑसिलेटिंग जो बॉडी है उसको बाहर से हम लोग फोर्स यानी एनर्जी कह लो या फोर्स कह लो अप्लाई करके उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक, क्या करेंगे उसे मेंटेन करते हैं। अब फोर्स का जो होता है फोर्स ऑसिलेशन में, ठीक है, अब वहाँ पे एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड मेंटेन करेंगे या हमारा कंडीशन क्या होता है, उससे एक्सेस या उससे लेस भी हो सकता है। जैसे मान लो जितनी एनर्जी लॉस हो रही है अगर उससे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, कितने लोगों ने घर में या पेड़ों पे जब जाल में डाल के चूल्हा जलाया, चूल्हे होता है, ठीक, तो जब चूल्हा खोलते हैं बेटा, ठीक है, या घर में या चूल्हे में डाल के जब लगा के धोते हैं, जब धोते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर पतले वाले बड़े वाले चूल्हे होंगे तो दो बंदे साइड से खड़े होते हैं, वो पुश करते हैं उसको, उधर जाता तो उधर वाला पुश करता है, उधर जाता है तो उधर वाला पुश करता है। मतलब वो फोर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी अगर वो है उस पर पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फोर्स ऑसिलेशन की कंडीशन मेंटेन होगी। और अगर आपका क्या है नहीं पुश कर रहे, एक बार किसी ने धक्का मार के छोड़ दिया तो थोड़ी देर झूलता है, धीरे धीरे क्या होता है, रुक जाता है, तो कंडीशन आपका डैम्ड की कंडीशन हो जाएगी। ठीक। तो जब फोर्स की बात करते हैं, फोर्स में दो सिचुएशन, दो क्या तीन बन सकती है बेटा। अगर जितनी एनर्जी लॉस हो रही पर ऑसिलेशंस, आप बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला क्या फैक्टर्स है, सोर्स है, वो उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करे तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो रिमेन सेम रहेगा। मतलब पर ऑसिलेशन जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर उतनी एनर्जी ही केवल बाहर से दी जाए, ठीक, तो उस कंडीशन में उसका एम्पलीट्यूड रिमेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, वहाँ पे एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फोर्स यानी उसकी एनर्जी रिमेंस मेंटेन रहती है। ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, और दूसरा अगर आपने एनर्जी ज़्यादा दे दिया, एक्सेस में जितना यूटिलाइज हो रहा था, लॉस हो रहा था ऑसिलेशन करते समय, उससे ज़्यादा एनर्जी बाहर से आपने दे दिया, जब बेटा एनर्जी बाहर से ज़्यादा दोगे तो उस केस में क्या होगा, उसके पास एनर्जी जितनी लॉस हुई उससे ज़्यादा मिल गया, तो इसका मतलब नेट एनर्जी बढ़ी ना, और जब नेट एनर्जी बढ़ेगी तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी पहले से बढ़ जाएगा। ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो आपने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, वो एनर्जी जितना उस पर ऑसिलेशन से लॉस हो रहा है अगर उससे कम है, जैसे खर्च 100 रुपये किया, ठीक, और पाया 85, तो नेट वैल्यू क्या करेगी, घटेगी ना। ठीक। उस केस में अगर वो एनर्जी हमारी जितना ऑसिलेशन में लॉस हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में लेसर है, ठीक, तो नेट आपका एम्पलीट्यूड जो होता है वो घटता जाता है। ठीक है, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू क्या करेगी, आपकी डिक्रीज़ करती जाती है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो डिक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन इस रेगुलर पैटर्न पे नहीं है, डिपेंड कर रहा है कितना हम दे रहे हैं। ठीक है। और अगला टेस्ट आपका होता है, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं बेटा मेंटेन्ड ऑसिलेशन का। मेंटेन का मतलब क्या है, जिसे कहते हैं कि मेंटेन रखते हुए, मेंटेन का मतलब ना घटा ना बढ़ा। मेंटेन ऑसिलेशन के फोर्स ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये तब वाला है जब जो एनर्जी लॉस हो रही थी पर ऑसिलेशन उतनी एनर्जी बाहर से हम लोग सप्लाई देते रहे, तो उस कंडीशन में उसे कहेंगे मेंटेन्ड ऑसिलेशन। मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होंगी, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बाहर से हमने उतनी एनर्जी सप्लाई दे के उसे मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसे ऑसिलेशन को नाम दिया जाता है बेटा मेंटेन्ड ऑसिलेशन। सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। तो ऐसा जो ऑसिलेशन होगा उसी को नाम देंगे आप मेंटेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके ऑसिलेशंस होते हैं, उनका नेचर होता है, क्या कैसे होगा यहाँ से दिखा देते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। बोले बेटा क्रिटिकल ऑसिलेशन साथ में ही दिखाएंगे, ऑसिलेशंस। अब इसका oscillations produced in a body, oscillations produced in a body, oscillations produced in a body are of oscillations produced in a body are of different types, are of different types, oscillations produced in a body are of different types, अलग अलग टाइप के होते हैं।
pressure produced in a body are of different types. ठीक, लिखेंगे फ्री ऑसिलेशन, अलग अलग फ्री ऑसिलेशंस. देखिए, those oscillations in which particle oscillate with fundamental frequency under the influence of restoring force are defined as free oscillations. इसको हम डिफाइन करते हैं किसमें बेटा है फ्री ऑसिलेशंस. ठीक, आगे लिखिए, कलर पेंसिल लिख लो बेटा, मैं नहीं बताना था. लिखिएगा द एम्पलीट्यूड, हाँ आगे लॉग नोट करो, द एम्पलीट्यूड comma frequency and energy of oscillation remains constant. जो एनर्जी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ये सारी चीज़ें रिमेंस क्या रहती हैं आपकी, कांस्टेंट रहती हैं. इसे नाम दे देते हैं लोग, कौन सा ऑसिलेशन होगा, फ्री ऑसिलेशन. ऐसे ऑसिलेशन को क्या नाम दिया जाता है, फ्री ऑसिलेशन. कैसे, तो फ्री ऑसिलेशन की सिचुएशन ये रहेगी. ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्री ऑसिलेशन से नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वही एक लाइन और लिख लो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. Oscillation is called natural frequency. ऐसे दिखा देंगे सर. तो पीक वैल्यू लगेगा, पीक में आपको तो पता है जो कहेंगे ना, बस ये हो जाएगा हमारा जो होगा वो प्लस ये हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका माइनस. समझ गए. दूसरा क्या है, डैम्ड ऑसिलेशन. जल्दी का मतलब डैम्ड ऑसिलेशन. देखिए, those oscillations of a body whose amplitude इसका जो एम्पलीट्यूड होता है, whose amplitude goes on decreasing decreasing with time is called damped oscillations. देखिए, in damped oscillations the amplitude of oscillation will decreases due to damping forces. damping मतलब जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी लॉस हो. डैम्पिंग फोर्सेस लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, हिस्टैरिसीस etc. फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, हिस्टैरिसीस etc.
डिस्टेंस डिस्टेंस 3 के हिसाब का होता है। दूसरा दिखाना है यहाँ पे टाइम से आपका टाइम पास हो रहा है, एम्पलीट्यूड का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, बाकी मत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन देखिए, द ऑसिलेशंस इन विच फोर्स मतलब बाहर से आप क्या करेंगे, सप्लाई दे के एनर्जी का या फोर्स लगा के। द ऑसिलेशंस इन विच बॉडी ऑसिलेट अंडर द in which body oscillates under the influence of an external periodic force है ना, external periodic force is known as forced oscillations। क्या कहेंगे उसे, फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे बेटा। ठीक, तो यहाँ पे जो है जनरली जो एनर्जी लॉस होती है डैम्पिंग की वजह से, ठीक, वो बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसे मेंटेन कर लेता है। ठीक, अब वही मेंटेनेंस की कंडीशन बनती है कि जो मेंटेनेंस हो रही है उसमें अगर एनर्जी ज़्यादा आपने दे दिया तो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, कम देंगे तो घट जाएगा, उतना देंगे तो मेंटेन है। तो उसी के लिए उसे हम लोग बाद में क्या कह लेते हैं, ठीक, किसका, मेंटेन्ड ऑसिलेशन भी कह लेते हैं। लिखिएगा, ड्यूरिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन forced oscillations, लिखिए, the frequency of damped oscillator is equal to the frequency of external force हो जाएगा। उसकी फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल जो फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर रखा जाता है। ठीक है, तभी ऑसिलेट होगा, तभी वहाँ पे। ठीक, आगे नीचे लिखेंगे। अब डैम्पिंग जब होती है बेटा ना, अगर नेग्लिजिबल डैम्पिंग है तो उस कंडीशन में जो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी होती है रेजोनेंस, वो आपकी हाई बनती है। अगर डैम्पिंग बढ़ाओगे उस कंडीशन में वैल्यू हमारी क्या करती है, घटती जाती है। ठीक, तो लिखेंगे अगला, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। एक बार डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछा गया है, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस जल्दी कर बेटा, प्रॉब्लम हो रहा है। लिखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर depend upon the frequency of external force एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। वो मे भी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा कम हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक, अब वहाँ पे क्या होगा, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों जो सोर्स है और जो एक्सटर्नल फोर्स है दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उस केस में वहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ेगा होगा आपका, एम्पलीट्यूड की वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक, लिख लीजिएगा,
व्हेन ओमेगा डी यानी डैम में जो है, ठीक, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा डी और ओमेगा नॉट दोनों बराबर, ओमेगा नॉट तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिए, द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम बट नॉट इनफाइनाइट, but not infinite because of presence of damping force and the corresponding frequency is called resonance frequency. The corresponding frequency इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, उसे नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हो गया, उसी का नाम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग ग्राफिकली दिखाते बेटा, देख लीजिए, आपका 2 यूनिट और है बेटा। एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, फिर हम लोग केमिस्ट्री भी आप पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़े थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अरे आरएमएस वेलोसिटी, मीन, रूट मीन, स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, हाँ पढ़ाया गया है, नहीं पढ़े हैं, अरे सर सब हमारे ऊपर डाल दिए हैं जो हाँ वो भी। चलिए, छोटे छोटे 2 यूनिट हैं, तो वहाँ से कुछ डिफरेंट है वही पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे डॉपलर इफेक्ट आपका खत्म कर दिया साउंड में, ठीक, तो उसमें कुछ है जो आपका स्टिंग में है, आप वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पूछी जाती है। फिर एयर कॉलम में आपको पूछा जाता है, क्लोज आगर पाइप, ओपन आगर पाइप, वहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, हाँ। और फिर बीट्स आपको पूछे जाते हैं, इतनी चीज़ें वहाँ से पूछी जानी है, वो भी डेफिनेट है। और फिर हमारा जो वहाँ पे होता है किसमें, ठीक है, जब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो वहाँ से डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वेलोसिटी वगैरह है, उन सब चीज़ों पे तो पढ़ा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा 20 तक 30 का, ठीक है। क्योंकि अब इधर जो बचे हैं 2 यूनिट वो डिफरेंट है, वहीं से पूछे जाते हैं 99% केसेज में। 1-2% केस में कभी कभी इधर उधर से पूछा जाता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट है, थोड़ा सा आप पढ़ के आइए। कल आपको क्या कहते हैं, वेव पढ़ा देंगे, ठीक। तो वेव से जहाँ जहाँ पूछा जाना है, 2 लेक्चर लगेगा, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर 2 लेक्चर में आपका वहाँ पे क्या काइनेटिक थ्योरी हो जाएगी, तो इधर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जब यहाँ दिखाएंगे बेटा, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओमेगा, ठीक है, और क्या डिस्प्लेसमेंट जो आप ले रहे हैं पोजिशन पे, मान लीजिए नाट से दिखा रहे हैं, और इस तरह से हम लोग जब डैम्पिंग बहुत कम होगा, अगर हमारा जो डैम्पिंग है ना, यानी नेग्लिजिबल डैम्पिंग है, तो इसका मतलब उस समय एनर्जी लॉस की वैल्यू कम होगी, तो उस समय सबसे ज़्यादा आपका एम्पलीट्यूड वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो वो केस आपका होता है, x0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगी। और एक मिनट रुक जाए, यहाँ से थोड़ा सा एक रुक जाइए, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक चीज़ हमें दिखाना है। ये कह दिया हमने ओमेगा डी, इसीलिए ओमेगा नॉट, इसको थोड़ा सा ठीक, ये हो गया एफ नॉट बाई ई। इंटरसेक्ट जो होता है, जहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, मिनिमम की वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है, वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर, वो पहला वाला है जब सबसे ऊपर जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा मिलेगा, इसका तो वहाँ नेग्लिजिबल डैम्पिंग है। जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड घट रही है, यानी कि उसकी एनर्जी घटेगी, वहाँ पे लो डैम्पिंग कहते हैं। और जहाँ पे आपका बहुत कम है, वहाँ पे हाई डैम्पिंग कहते हैं, नेग्लिजिबल, लो एंड हाई, ठीक। तो पहले वाले जो बनाते हैं उसे कहते हैं नेग्लिजिबल डैम्पिंग, नेग्लिजिबल, लो डैम्पिंग,
अलग अलग कंडीशन में आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। लो डेल्फी कब होगी, नेग्लिजिबल कब होगी, हाई कब होगी, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा, जल्दी करिए। हो गया, तो कंडीशन आपका हो गया। यहाँ से दिखा देते हैं नेग्लिजिबल डेल्फी, लो डेल्फी और हाई डेल्फी कैसे होगा, क्या होगा, उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो डेल्फी जब ज़्यादा होगी तो एनर्जी लास्ट की वैल्यू बेटा ज़्यादा होती है, ठीक है। और जब डेल्फी कम होगी तो वो वहाँ पे एनर्जी लास्ट की वैल्यू कम होगी। अगला है कर लीजिए मेंटेन्ड ऑसिलेशन। मेंटेन्ड फोर्स्ड हो गया ना, मेंटेन्ड ऑसिलेशन। देखिए मेंटेन का मतलब जितनी लॉस हो रही है हम उतना ही देंगे। मेंटेन में कंडीशन होता है जितना लॉस होगा उतना ही दिया जाएगा, तब उसे मेंटेन कहते हैं। जैसे जितनी एनर्जी आपकी खर्च उतना आपने ले लिया, तो आपकी जो भी एनर्जी होगी सिस्टम की रिमेंस क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो लिखिएगा द ऑसिलेशंस इन विच लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, loss of energy of oscillator is compensated by the loss of energy of oscillator is compensated by the supplying energy from an external source, supplying energy from an external source are known as maintained oscillations, समझेगा। तो इसे कहते हैं बेटा मेंटेन्ड ऑसिलेशन कह लेते हैं, ठीक। क्या कहेंगे उसे, मेंटेन्ड ऑसिलेशंस कह लेते हैं। तो ये कंडीशन आपका होता है, क्या होगा, कितने टाइप का होगा, इसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया फिलहाल मेन जो यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपसे प्रपोजिशन वगैरह आगे हम लोग ये पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। तो ये केसेस आपके होते हैं बेटा, ये यूनिट आपकी एसएचएम का जो था वो कंप्लीट हो गया, ठीक। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर लिया। कल हम लोग बेटा कहिए तो थोड़ा सा शुरू कर दें। हाँ टाइम क्या होना कितना, हाँ तो कर लीजिए, 10 मिनट थोड़ा सा समझ लेंगे। लिखिए नेक्स्ट यूनिट होगी बेटा वेव एंड साउंड, ठीक। वेव एंड साउंड, थोड़ा सा हिस्ट्री कहानी हो जाए। एक होता क्या बेटा, जब हम लोग बात करते हैं वेव, ठीक। अगर किसी भी मीडियम में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो, कोई भी मीडियम है, अगर वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए जाते हैं तो जनरली जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। उस वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, हमारी जो वाइब्रेशन डेवलप हो रही है, ठीक है, डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो रही है, उसी को हम लोग वेव फॉर्म कह लेते हैं। जैसे अभी आपको बोला था, अगर आप वाटर है उसमें आप कोई स्टोन कोई पत्थर को जो फेंकते हैं स्टील वाटर में, तो वहाँ से क्या होती है, ठीक है, वेव का डेवलपमेंट होने, रिपर्स तो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, यानी लहरें बनती हैं। और वो कहाँ तक जाती हैं, किनारों तक जाती है। ध्यान रखेंगे, भले से आप छोटा बड़ा जो भी फेंकेंगे कि एंडिंग उसकी एंड पे ही होता है। जैसे जैसे आप दूर जाएगा उससे एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन फाइनली वो टर्मिनल तक पहुंचता है, सोर तक पहुंचता है। तो वो कंडीशन आपका होता है। इसी तरह से म्यूजिकल जो साउंड आपने सुना होगा, जैसे आप गिटार सितार जो भी चीज़ें वाइब्रेशन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, या बांसुरी आप बजाते हो, कुछ भी ऐसा चीज़ें हैं, वायलिन है, जो भी हम बनाते हैं, तो साउंड जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है,
वो भी वहाँ से क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं तो आप तक साउंड जा रहा है ना, आप तक साउंड जा रहा है, आप सुन पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे मीडियम है। अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, हम चाहे जितना भी चिल्ला लें बेटा, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता और आप चाहे कोई भी सोर्स, चाहे जितना भी आपका लाउडली साउंड वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, बट दूसरे तक वो पहुँच नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोपोगेशन के लिए हमेशा क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इनके प्रोपोगेशन के लिए भी हमें हमेशा क्या होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम है, ठीक है, मीडियम पार्टिकल होगा तभी आपका उसका प्रोपोगेशन वन प्लेस टू अदर प्लेस होता है। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो उस केस में आपका प्रोपोगेशन नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा जो साइनोसाइडल या सिस्मिक वेव डेवलप होती हैं, जब कभी कभी आप देखते होंगे या तो क्वैक वगैरह होता है, पूरा सारी चीज़ें गिरने लगती है, बिल्डिंगें वगैरह, तो उस कंडीशन में वहाँ पे भी वेव डेवलप होता है, बट उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिस्टर्ब होती है, डैमेज होने लगती हैं। आप देखते होंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें क्या होती है, ढह जाती है। तो वहाँ पे जो आपका क्या सिस्मिक वेव डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरा सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसलिए डैमेज होने लगता है, ठीक है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में ही, जब आपको आर्मी वगैरह पुल से गुजरती है ना, तो बोला जाता है वो कदम ताल मिला के ना चलें, ठीक है, कदम ताल होता है 1 2 1 2 करके चलते हैं ना, तो उस सीक्वेंस में ना चलें। रीज़न क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी उनके चलने की यानी कि उनके फुट की जो है वो अगर उस पुल की यानी जो ब्रिज है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो बढ़ जाने की वजह से उसके डैमेज होने के या क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कंडीशन जो आपकी होती है वहाँ पे बोला जाता है कि ब्रिज वगैरह पे चलती हैं तो उस केस में, ठीक है, एक कदम तालने के एक सीक्वेंस में ना चल के वो थोड़ा डिस्टर्ब पैटर्न में होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखते होंगे कभी कभी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई बम, कोई एक्सप्लोडिंग चीज़, आप मान लो ग्लास का अगर विंडो है और कोई एक्सप्लोडिंग चीज़ आप यहाँ बीच एक्सप्लोर करिए, तो एक्सप्लोर करते हैं कोई जरूरी नहीं उस एक्सप्लोडिंग चीज़ का कोई पार्ट जाके आपके विंडो से टकराता है, ऐसा ना कंपल्सरी नहीं है, फिर भी आपकी विंडो क्या होती है, ग्लास वगैरह डैमेज हो जाता है, टूट जाते हैं। तो वहाँ पे एकाएक जो एनर्जी डेवलप हो रही है बेटा, उसकी वजह से जो वेव्स डेवलप हो रहे हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, जाके उसको डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती है, डिफरेंट टाइप का हम लोग कह लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा, उसके बेस पे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब जब हम लोग वेव को कैटेगराइज अलग अलग टाइप में कर लेंगे बेटा, तो कैटेगराइजेशन होता है वो अलग अलग टाइप में किया जाता है। फिलहाल यहाँ से वैसे चीज़ें कुछ पुटअप होने वाली, जैसे आप पढ़े होंगे, मेनली हम लोग को पढ़ना होता है मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग क्या करते हैं, वेव को क्या करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव में जैसे क्या होगा बेटा, क्या मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं, मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन के लिए क्या मीडियम की नीड है या नहीं है, नहीं है। क्या मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के ही मूव करेगा बेटा, यहाँ पे कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो उस केस में आपका मूवमेंट नहीं होगा। तो मैकेनिकल वेव के मूवमेंट के लिए हमेशा क्या होती है, मीडियम की आपको नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम हमेशा क्या होता है बेटा, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो उस केस में हमारे से स्प्रिंग है, स्टिंग है, लिक्विड है, ठीक है। तो जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, आपका साउंड वेव हो गया, ये भी आपका मैकेनिकल वेव में ही है। अगर यहाँ मीडियम नहीं होता तो आपका अभी समझाया पहुँचता नहीं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे स्प्रिंग होता है, आप खींचिए या फैलाइए तो वहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है। आप स्प्रिंग है हिट करके छोड़ दिए तो वहाँ पे भी क्या होगा, वाइब्रेशन डेवलप होगा। कोई अगर ओपन पाइप है, ओपन पे क्या है, पाइप है, एक साइड से क्लोज है, दूसरे साइड से ओपन, अगर आप वहाँ पे एयर आपने सीटी बजाई है, ठीक है, तो क्या होता है, आवाज़ निकलती है, वाइब्रेशन हो रही है। तो वो डिफरेंट टाइप के जो होते हैं फिर हम उसको अलग अलग कैटेगरी में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, ठीक। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे मेनली बेटा, ठीक है, जो मेनली हम लोग पढ़ेंगे तो उस केस में जो अपने यहाँ पूछा जाता है, एक तो इस यूनिट से आपको बनता है क्या बेटा, बीट्स वगैरह कितने प्रोड्यूस होंगे, सबसे ज़्यादा वही पुटअप होता था, या हमारा डॉपलर इफेक्ट भी पूछा जाता था। तो डॉपलर इफेक्ट को क्या किया, उड़ा दिया, ठीक है। तो बचा हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वेव। और दूसरी चीज़ें होती है जो साउंड का प्रोपोगेशन आपका होता है, जैसे हम लोग कहेंगे स्टिंग कॉलम में आपका है, ठीक है, वहाँ पे जो वेव है, वेव पे कैसे किस वेलोसिटी से जाएंगे, कोई स्टिंग है वहाँ कनेक्टेड है तो ट्रांसवर्स वेव जो होंगे वो कैसे प्रोपोगेट होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है,
या ओपन आर्गन पाइप आपने पढ़ा हुआ, क्लोज आर्गन पाइप पढ़ा हुआ। अच्छा, क्लोज आर्गन पाइप में जो आर्गन पाइप होता है उसका दोनों टर्मिनल क्लोज होता है कि दोनों खुले होते हैं, कि एक क्लोज एक ओपन? क्लोज में हाँ, एक ओपन एक क्लोज। ओपन में दोनों ओपन होते हैं। याद रखिएगा, नाम हम लोग लेते हैं क्लोज आर्गन पाइप, लेकिन बेटा क्लोज वो दोनों नहीं होते हैं। अरे दोनों हो जाएंगे तो वाइब्रेशन कहाँ से हम भेजेंगे? ठीक, तो उस कंडीशन में एक साइड क्लोज होता है, दूसरा साइड क्या होता है? ओपन होता है। ठीक, और जब हम लोग ओपन कहते हैं तो वहाँ पे दोनों एंड क्या होता है? आपका ओपन होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप आपकी क्या होती हैं, वेव कैसे प्रोपगेशन होंगे, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप पढ़ के आइए, क्योंकि यहाँ पे मेन जो पोर्शन पूछा जाना है, ठीक है, वही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ठीक, तो उस केस में थोड़ा सा आप जो है उसको पहले से एक बार दोहरा के आएंगे। सारी आपके पास जो भी बुक्स होंगी उनमें है। ठीक है, इसी तरह से किसी स्ट्रिंग से अगर आप बात के किसी बॉर्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं पुली की हेल्प से, वहाँ से वाइब्रेशन डेवलप करेंगे, तो उस वाइब्रेशन में यानी उसमें जो टेंशन डेवलप होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग कल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, थोड़ा सा पढ़ के आइए बेटा, क्योंकि ये चीज़ें वही होंगी जो आपको पूछी जानी है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें को क्या, ठीक है, नहीं लेट किया जाए जो पूछा नहीं जाता आपके यहाँ कंपटीशन में। ठीक, तो उस चीज़ को थोड़ा सा वेव, साउंड एंड वेव को पढ़ के आइएगा, कल इसको जो है समझा दिया जाएगा। कल मतलब मंडे को, कल तो संडे ही है। ठीक, तो मंडे को ये चीज़ें जो है कंप्लीट करा दी जाएंगी। हो जाएगा? चलिए जल्दी से आप कर दो इसको।